बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी की गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनका बिहेवियर इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयर बिहेवियर इन मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्होंने क्या बिहेवियर शो किया था। जब आप इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करते हैं तो ये डिफ्लेक्ट होती हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स एनोड। अब एनोड की तरफ डिफ्लेक्शन इस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि इन पर नेगेटिव चार्ज है। वेरी सिंपल थिंग, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 2, डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स एनोड। एंड नंबर 2, देयर बिहेवियर इन मैग्नेटिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है तब ये किस तरफ डिफ्लेक्ट होती है। तो आपसे ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड में इनकी डिफ्लेक्शन किस तरफ होती है। नंबर 1, टूवर्ड्स नॉर्थ पोल, और दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स साउथ पोल, और दे आर डिफ्लेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक field, and delta can be asked both B and C। तो मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रेज की डिफ्लेक्शन किस तरफ होती है। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आमतौर पर यह कहा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड में ये साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं क्योंकि साउथ पोल पर पॉजिटिव चार्ज है। ये बात बिल्कुल गलत है। याद रखिएगा, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रेज की जो डिफ्लेक्शन है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये सिंबल परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई है, जब वो उसमें से पास करते हैं तो उसके लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलरली डिफ्लेक्ट होती हैं, और इनकी डिफ्लेक्शन और एनोड रेज की डिफ्लेक्शन, दोनों की डिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर होती है बट ऑपोजिट टू द ईच अदर। एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन ये डिफ्लेक्ट होती हैं परपेंडिकुलरली। इन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जब साइमल्टेनियसली अप्लाई किया जाए तो इनकी स्ट्रेंथ को एडजस्ट करके हम ये चीज भी कर सकते हैं कि ये स्ट्रेट मूव की जाए। तो जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के असर को जायल कर दें, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये उसमें से स्ट्रेट पास करती हैं। तो ये इनका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर था। नंबर 3, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है दैट इज ग्लो, या आप कह लें कि फ्लोरेसेंस। इसमें जो आपके पास एमसीक्यू पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि जब कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं विद द वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, उस ग्लास के साथ, तो तब आपके पास कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है। तो जब वो ग्लास के साथ स्ट्राइक करती हैं तो ग्रीनिश फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, ग्लास के साथ कौन सा कलर प्रोड्यूस करती हैं, ग्रीनिश। आपसे ये पूछा जा सकता है दैट द कलर ऑफ दिस डिस्चार्ज, दिस ग्लो डिपेंड्स अपॉन। तो ये जो कलर है वो डिपेंड करता है ऑन द कंपोजिशन ऑफ ग्लास। आपको ऑप्शंस दी जा सकती हैं, वोल्टेज ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, आपको ऑप्शन दी जा सकती है लेंथ ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, या कंपोजिशन ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये डिपेंड किस पर करता है, कंपोजिशन पर, कि उसका ग्लास किसका बना हुआ है। तो ये भी आपका एक एमसीक्यू है। इसी तरह से आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि अगर एल्यूमिना के ऊपर इन रेस को स्ट्राइक किया जाए तो एल्यूमिना के साथ ये कौन सा कलर प्रोड्यूस करती हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, एल्यूमिना के साथ ये रेड कलर प्रोड्यूस करती हैं, और अगर आप इन्हें टिन स्टोन के ऊपर स्ट्राइक करवाते हैं, टिन स्टोन के ऊपर, तो ये जो कलर प्रोड्यूस करती हैं दैट इज येलो। तो ये 4 एमसीक्यू हमारे पास बनते हैं इनके ग्लो के, फ्लोरेसेंस के पॉइंट से। नेक्स्ट 4th प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं। इन रेस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि लाइट से मिलती हैं। ये जब इनके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आता है तो ये उसका शैडो क्रिएट करती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास शैडो। तो जब इनके रास्ते में कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाए तो ये शैडो क्रिएट करती हैं। अब आपसे वो ये पूछ सकता है कि जब ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाए तो ये उसका शैडो बनाती हैं, इससे आप क्या रिजल्ट निकालते हैं।
इससे हम ये रिजल्ट निकालते हैं दैट दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ये रेज ट्रैवल करती हैं कैसे? दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन में ये रेज मूव कर रही हैं। नंबर 5, जैसे बहुत अरसा तक लाइट पड़ती रहे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, आप धूप में खड़े, यहाँ पर लाइट पड़ती रहे तो वो हीट प्रोड्यूस करती है। तो ये भी क्या करती हैं? दे प्रोड्यूस हीट व्हेन दे स्ट्राइक विद समथिंग। तो ये हीट प्रोड्यूस करती हैं ऑन स्ट्राइकिंग। अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट दीज रेज पोजेस मोमेंटम। आपसे पूछा जा सकता है कि मोमेंटम ये रेज पोजेस करती हैं सॉरी, ये इनकी कौन सी नेचर है? तो मोमेंटम पोजेस करना वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है? तो मोमेंटम पोजेस करना पार्टिकल नेचर है। आपसे ये पूछा जा सकता है विच एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट कैथोड रेज हैव सम मोमेंटम। तो वो जो एक्सपेरिमेंट है वो है ये स्मॉल पैडल व्हील को ड्राइव कर सकती हैं। दे कैन ड्राइव स्मॉल पैडल व्हील। तो इस स्मॉल पैडल व्हील को ये ड्राइव कर सकती हैं, जिससे ये साबित होता है दैट दीज रेज हैव सम मोमेंटम। नंबर 7, दीज रेज कैन प्रोड्यूस एक्स-रेज। एक्स-रेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं? व्हेन दीज रेज स्ट्राइक विद हैवी मेटालिक टारगेट। ये स्टूडेंट सारे एमसीक्यूज हैं, आपसे वो ये पूछ सकता है एक्स-रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन कैथोड रेज स्ट्राइक विद पैडल व्हील, दे स्ट्राइक विद एल्यूमिना, दे स्ट्राइक विद टिन और दे स्ट्राइक विद डिस्चार्ज ट्यूब। तो वो कब प्रोड्यूस करती हैं? व्हेन दे स्ट्राइक विद हैवी मेटालिक टारगेट, तब वो क्या प्रोड्यूस करती हैं? एक्स-रेज। नंबर 8, एक्स-रेज हैव कैथोड रेज हैव reducing इफेक्ट, क्योंकि कैथोड रेज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स। क्या है कैथोड रेज? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट कैसा होता है? दे कैन काज केमिकल चेंज, दे कैन काज केमिकल चेंज एंड दे हैव रिड्यूसिंग इफेक्ट। जब भी कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन किसी चीज में ऐड होते हैं तो उसकी आपको पता है क्या हो जाती है? रिडक्शन। ठीक है जी। आयोनाइजेशन, ये किसी भी गैस की आयोनाइजेशन कर सकती हैं। आपसे एक एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, आपके पास है कैथोड रेज, आपके पास है बीटा रेज, आपके पास है गैमा रेज एंड डेल्टा इज ऑल ऑफ दीज। माय क्वेश्चन इज Which of the following cannot ionize the gas? इनमें से कौन सा ऐसा है जो गैस को आयोनाइज नहीं कर सकता? तो याद रखिएगा, गैमा रेज दे कैन नॉट आयोनाइज अ गैस, कैथोड रेज कैन आयोनाइज द गैस। लास्ट एक प्रॉपर्टी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 10 मैं इधर लिख रहा हूं, E/M ratio. J.J. Thomson determined their E/M ratio and he found that the E/M ratio of cathode rays is equal to the E/M of electrons. तो बेसिकली उसने फिर ये कहा कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। So that was properties of cathode rays and related MCQs. Thank you. Next we are going to discuss properties of positive rays. सबसे पहले हम प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं इनका बिहेवियर इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिस्कस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इनकी जो डिफ्लेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स कैथोड, ये कैथोड की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। अब कैथोड की तरफ डिफ्लेक्शन इस चीज को डेफिनेटली रिप्रेजेंट करती है कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दे आर आल्सो डिफ्लेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर ये डिफ्लेक्ट करती हैं, लेकिन ये डिफ्लेक्शन ऑपोजिट होती है टू द कैथोड रेज। कैथोड रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। नंबर 2, दीज
rays produce fluorescence on zinc sulfide. जिंक सल्फाइड के कोटेड प्लेट के ऊपर जब ये स्ट्राइक करती हैं तो दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस. नंबर 3, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. जस्ट लाइक कैथोड रेज, positive rays also travel in straight line, but their direction in discharge tube is opposite to cathode rays. Opposite to cathode rays. They travel in a straight line but opposite to cathode rays. Important property है ये भी. Next, last property है इनकी, that is their E/M ratio. द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिससे मैक्सिमम एमसीक्यूज जनरेट होते हैं. आपने इसकी प्रोडक्शन में पढ़ा है कि ये रेज जो हैं वो गैस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब से प्रोड्यूस होती है. तो आपके पास हाइड्रोजन, आपके पास हीलियम, आपके पास है ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. आपसे ये पूछा जा सकता है व्हेन एनोड रेज, which anode rays will have highest E/M. इन सभी से एनोड रेज प्रोड्यूस हुई हैं, पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस हुई हैं, कैनाल रेज प्रोड्यूस हुई हैं. 3 नाम इनके हमारी बुक में लिखे हुए हैं. तो सबसे ज्यादा E/M किसके लिए होगी? तो जो मैक्सिमम E/M होगी दैट विल बी फॉर हाइड्रोजन. इट विल बी हैविंग मैक्सिमम E/M. अगर पूछा जाए मिनिमम E/M किसके लिए होगी, तो उसके लिए मिनिमम E/M रेशियो होगी जिसमें मैस सबसे ज्यादा है. तो इसका मैस 2 है, इसका मैस 4 है, 28 एंड 32. तो बीटा का मैस सबसे ज्यादा है, तो इसमें जो E/M है वो मिनिमम होगी. अब इसमें जब हमने मैक्सिमम E/M डिटरमिन की वो हाइड्रोजन के लिए आई, और हमने ये देखा कि बाकी जितनी भी हैं वो इस हाइड्रोजन की E/M का एक सिंपल मल्टीपल है. जो हाईएस्ट E/M है, मैक्सिमम E/M जो हाइड्रोजन के लिए आती है फॉर हाइड्रोजन, उसे हमने कहा दिस इज द E/M ऑफ प्रोटॉन. यही प्रोटॉन की E/M है जो हाइड्रोजन एटम के लिए E/M आती है. ये जो मैक्सिमम E/M आती है, मैक्सिमम E/M वो हाइड्रोजन के लिए आती है एंड इट इज 1836 टाइम स्मॉलर देन E/M ऑफ electrons. It is 1836 times smaller than E/M of electrons. इलेक्ट्रॉन की E/M से ये 1836 टाइम्स स्मॉलर आती है. वो क्यों? क्योंकि प्रोटॉन, अगर हम इनके रिलेटिव मैसेस को देखें, रिलेटिव मैसेस, तो ये भी याद रखिएगा, रिलेटिव मैसेस मींस कि अगर हम इलेक्ट्रॉन का मैस 1 सपोज कर लें तो प्रोटॉन का जो मैस है वो 1836 है. मींस एन प्रोटॉन is 1836 times heavier than electron, so E/M will be 1836 times lesser than E/M of electron, and a neutron is 1840 times heavier than an electron, but its E/M will be 0. वो हम न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज में भी डिस्कस करेंगे. So that was about E/M ratio. Thank you.